स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति इंफोटेनमेंट में। आज तारीख है 20 दिसंबर 2021। एग्ज़ाम के लगभग 40-42 दिन रह गए हैं। अपनी तैयारी अच्छे से करो। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लक्की शर्मा जी की डिमांड पे लेके आया हूँ मैं यूनिट 9 के पार्ट बी की यूनिट 9 से MCQs। इस हफ्ते आपको 5 वीडियो में मिलेंगे केवल यूनिट 9 के MCQs। तो चलते हैं आज के हमारे अपने पहले MCQs की तरफ, जो कि रहेगा आपका पार्ट ए से। तो आज का पहला MCQs है आपका पार्ट ए का। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है बताइए आप। ए 16 बिट्स, बी 32 बिट्स, सी 48 बिट्स, डी 64 बिट्स। इसने मैक एड्रेस का साइज पूछा है आपसे, तो बताइए आप मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। 16 बिट्स, 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स। काउंटडाउन बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 48 बिट्स। मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट्स होता है। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं MPPSC में। 25 जुलाई को जो MPPSC का हुआ था ना पेपर प्री वाला स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें पूछ लिया था उसने IPV इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में कितने बाइट्स होते हैं। उसका आंसर आया था 128 बाइट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए अच्छे से। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है, तो मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट्स का। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर किसका उत्पाद है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर किसका उत्पाद है। ठीक है, ए माइक्रोसॉफ्ट, बी IBM, सी नेटस्केप, डी इन्फोसिस। बताइए आप इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर जो है किसका उत्पाद है। माइक्रोसॉफ्ट का, बी IBM का, सी नेटस्केप का, डी इन्फोसिस का। योर काउंटडाउन बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है इंफॉर्मेशन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बारबाडोस की राजधानी का क्या नाम है। जी हाँ, अभी चर्चाओं में रहा है। बारबाडोस देश विश्व का नवीन गणतंत्र के रूप में सामने उभर कर आया है। इसकी राजधानी क्या है, इसका आंसर बताइए आप। बारबाडोस की राजधानी क्या है। ए जॉर्ज टाउन, बी ब्रिज टाउन, सी नसाउ, डी लापेज। जॉर्ज टाउन, ब्रिज टाउन, नसाउ, लापेज। योर काउंटडाउन बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रिज टाउन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिज टाउन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलना क्या कहलाता है। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से पढ़िए आप भी। इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बुलिंग, ऑप्शन बी स्टॉकिंग, ऑप्शन सी फ्लैम, ऑप्शन डी फिशिंग। बुलिंग, स्टॉकिंग, फ्लैम, फिशिंग। इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपशब्द या गाली गलौज करना क्या कहलाता है, बताइए आप। योर काउंटडाउन बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी फ्लेम। फ्लेम शब्द जो है इसको अपशब्द माना जाता है इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में। इंटरनेट की तकनीक की शब्दावली में इसको फ्लेम बोला जाता है, अपशब्द बोलते हैं तो। ठीक है, बुलिंग की बात करें तो बुलिंग का अर्थ होता है कि इंटरनेट की टेक्निक के माध्यम से कोई आपको परेशान कर रहा है। इंटरनेट का सहारा लेके कोई आपकी निजता भंग करता है, कोई डिस्टर्ब करता है, या कोई मेंटली परेशान करता है आपको, ये इंटरनेट बुलिंग कहलाता है। और ऑप्शन बी है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का अर्थ होता है कि कोई आप मान लीजिए आप मेल हैं, तो कोई फीमेल आपसे बात करती है प्यारी प्यारी, आपको वीडियो कॉल करती है, आपसे अश्लील बात करती है, आपके अश्लील चित्र स्क्रीनशॉट लेके रख लेगी। उसके पश्चात वो आपको ब्लैकमेल करेगी, फिर आपसे पैसे मांगेगी। इस प्रकार से जालसाजी में फंसाना, या फीमेल द्वारा मेल को या मेल द्वारा फीमेल को फंसाना स्टॉकिंग कहलाता है। अच्छे से याद रखिए इसको। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। फ्लेम फ्लेम जो है गाली गलौज करना या अपशब्द बोलना कहलाता है इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में।
रही बात फिशिंग की, फिशिंग का अर्थ होता है फिश यानी मछली। तो जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए अपन कांटा डालते हैं ना, तो उसी प्रकार इंटरनेट की शब्दावली में यदि आपको किसी की जानकारी निकालना है तो उसको फंसाने के लिए, जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछने के लिए आप जो प्रयास किए जाते हैं हैकर द्वारा, उसको फिशिंग कहलाते हैं। ऐसे मुझे आपके मोबाइल का पासवर्ड पता करना है तो मैं यहाँ से एक लिंक भेजूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर मैं वहाँ से पता करूँगा कि आपने क्या यूज़र आईडी डाली, क्या पासवर्ड डाले। तो ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास जो है ना फिशिंग कहलाता है। यदि आप समझ जाते हैं मैं ये फर्जी वाला लिंक आया है तो आप बच सकते हो, अदरवाइज आप मछली फंस जाएगी, मतलब आप फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां बाइराइट्स वेरियम सल्फेट की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां बाइराइट्स या बेरियम सल्फेट की प्राप्ति होती है। मैं बेरियम सल्फेट के बारे में बता दूं, ये गुलाबी कलर का एक पाउडर जैसा पदार्थ आता है। इसको थोड़ा गाढ़ा किया जाता है, ऐसे टाइल्स लगाते टाइम सीमेंट को गाढ़ा करते हैं ना, ऐसा गाढ़ा किया जाता है। और जो ना एक्सरे, जब एक्सरे निकाला जाता है इसको खिलाकर, तो एक्सरे के काम में यूज़ किया जाता है इसको। मतलब मुझे 1-2 साल पहले वाइराइट्स खिलाया गया था, एक गिलास में घोल के चम्मच से मुझे मेरे मुंह में डाला गया था और मेरे से बोला गया था कि कब आपको इसको अंदर लेना है। तो 3, 2, 1 काउंटडाउन करते हैं तब अंदर लेना होता है। तो जब अंदर जाता है ना तब वो एक्सरे मशीन से आपका एक्सरे लेते हैं, जो कि अंदर की श्वास नली और ये आहार नली उसका अच्छे से एक्सरा कर पाता है बेरियम सल्फेट के माध्यम से। तो क्वेश्चन आपका यही है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां बाइराइट्स या बेरियम सल्फेट की प्राप्ति होती है। तो इसका ऑप्शन है ए सतना, बी टीकमगढ़, सी छतरपुर, डी विदिशा। बताइए बेरियम सल्फेट की प्राप्ति कहाँ से होती है? सतना, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा। 5, 4, 3, 2, 1 काउंटडाउन एंड। आपका आंसर हो जाएगा इसका टीकमगढ़। जी हाँ, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बेरियम सल्फेट की प्राप्ति होती है। केवल मध्य प्रदेश का पूछ रहे हैं अपन, देश का नहीं पूछ रहे, याद रखिए, ठीक है। मैंने मध्य प्रदेश का पूछा है। पार्ट बी चालू होता है आपका यहाँ से। इस सप्ताह का पहला पार्ट बी का पहला क्वेश्चन यूनिट 9 से, ठीक है। इस सप्ताह हम पार्ट बी में केवल यूनिट 9 की चर्चा करेंगे। आपको लगभग 10 MCQs पर डे मिलेंगे, जो 5 शुक्रवार तक मिलती है वीडियो, तो लगभग 5 वीडियो मिलेंगी। तो 50 MCQs आपके यूनिट 9 के तैयार हो जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, शुरू से लेकर एंड तक देखें। अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको समझाऊँगा। यदि आपको फॉरवर्ड करके देखना है तो देख सकते हो, लेकिन बहुत कुछ छूट जाएगा आपका। तो आप बने रहें, अच्छे से देखें इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी जो अधिनियम आया है दिव्यांगजन वाला, वो पिछले अधिनियम कौन सा है जिसको हटाकर लाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विकलांग अधिनियम 1992, विकलांग ऑप्शन बी विकलांग अधिनियम 1995, ऑप्शन सी विकलांग अधिनियम 1993, ऑप्शन डी विकलांग अधिनियम 1998। बताइए आप, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकलांग अधिनियम 1995। जी हाँ, पुराना अधिनियम जो था 1995 का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में वृद्धजनों की कितनी करोड़ संख्या है? 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार देश में देश में कितने करोड़ पॉपुलेशन जो है ओल्ड एज की कैटेगरी के अंडर आती है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 8.34 करोड़, ऑप्शन बी 9.36 करोड़, ऑप्शन सी 10.38 करोड़, ऑप्शन डी 11.14 करोड़। बताइए आप, देश में कितने करोड़ वृद्धजन लोग हैं अपने देश में, भारत में? 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 10.38%। इस ऑप्शन नंबर सी 10.38 करोड़ जनसंख्या जो है भारत में वृद्ध लोगों की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 किस वर्ष लागू हुआ था?
बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1932 में। काउंटडाउन चालू। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी 1930। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, इसको शारदा अधिनियम भी कहते हैं क्योंकि ये हरविलास शारदा जी के प्रयास से लाया गया था। नहीं नहीं सॉरी, इसको नहीं बोलते, वो 1829 वाले को, 1828 वाले को बोलते हैं। नहीं सॉरी, मिस्टेक, माय फॉल्ट, इसी को बोलते हैं। इसी एक्ट को शारदा अधिनियम भी कहा गया था, ठीक है। ये हरविलास शारदा जी के प्रयास से लाया गया था। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है। यदि शारदा अधिनियम लिखा है तो आपको डरना नहीं है, वो इसी एक्ट की बात कर रहा है। तो शारदा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1930 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में बालक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा बालिका की उम्र न्यूनतम कितनी बताई गई थी? आप बताइए। बालक की तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष थी, बालिका की कितनी न्यूनतम उम्र रखी गई थी बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में? तो ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। बताइए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में बालक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा बालिका की उम्र कितने वर्ष रखी गई थी? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। या ध्यान रखिए, बालिका की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? ऑप्शन ए 6 अध्याय एवं 32 धाराएं, ऑप्शन बी 7 अध्याय एवं 30 धाराएं, ऑप्शन सी 7 अध्याय एवं 32 धाराएं, ऑप्शन डी 5 अध्याय एवं 30 धाराएं। काउंटडाउन बिगिन। 5 4 3 2 1। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 अध्याय एवं 32 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2016। बताइए आप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2005 इसका सही उत्तर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 में प्रतिकर आदेश संबंधी प्रावधान किस धारा में है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, सॉरी बाय डिफॉल्ट मेरे से 2013 लिखा गया, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। मैं प्रतिकर आदेश संबंधी प्रावधान किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धारा 22 में है, ठीक है। कार्यस्थल पर यौन दुराचार अधिनियम 2013, कार्यस्थल पर यौन दुराचार अधिनियम 2013 में स्थानीय परिवार समिति बनाने का उल्लेख किस अध्याय में है? कार्यस्थल पर यौन दुराचार अधिनियम 2013 में स्थानीय परिवार समिति बनाने का उल्लेख किस अध्याय में है? ऑप्शन ए अध्याय 2, ऑप्शन बी अध्याय 3, ऑप्शन सी अध्याय 4, ऑप्शन डी अध्याय 5। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो हो जाएगा आपका अध्याय 3। अध्याय 3 में स्थानीय परिवार समिति बनाने का उल्लेख किया गया है। इस एक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने रहे। ऑप्शन ए है 1 मई 1955, ऑप्शन बी 8 मई 1955, ऑप्शन सी 18 मई 1955, ऑप्शन डी 1 जून 1955। लगाइए इसका आंसर। मैं काउंट डाउन करता हूँ। 5
4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 मई 1955 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न हुआ ये एक्ट वाले सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 15, SC/ST अत्याचार अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आप लगाइए। ऑप्शन ए 22 धाराएं, ऑप्शन बी 23 धाराएं, ऑप्शन डी 24 धाराएं, ऑप्शन डी 25 धाराएं। ए 22, बी 23, सी 24, डी 25। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। काउंटडाउन बिगन। 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। धारा 23 में टोटल धाराएं 23 हैं ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में, ठीक है। फॉर मोर MCQs ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, वहाँ पे मैं MCQs डालता हूँ जिसमें आपको स्वयं से और ऑप्शन चूज़ करने का विकल्प मिलेगा और मालूम चलेगा कितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया है। इन शॉर्ट कहा जाए तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप कितने पानी में और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।